हो गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है वो प्रश्न पत्र 5 से प्रश्न कराने वाले हैं। और जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति स्पष्ट करें एवं प्रदेश सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है बताना है। 12 अंक का प्रश्न है और मैं बताता ही रहता हूँ कि यदि 12 अंक का प्रश्न है तो ये मान के चलिए कि 2 डायमेंशंस में तो आपको पूछा ही जाएगा। तो इसमें पहला है कि बेसिक शिक्षा की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा, भाई इसमें कुछ समस्याएं होंगी तो समस्याओं को बताते हुए ये दिखाना है कि इसके लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो यही आपके उत्तर का फॉर्मेट है। तो आइए देखते हैं। ये कुछ शेड्यूल है, आप लोग को तो याद ही हो गया होगा, लेकिन हम एक बार पुनः बता दे रहे हैं। यदि कोई हमारा पहली बार वीडियो देख रहा होगा तो देखिए, सुबह जो है प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक 9 बजे और शाम को 4 बजे इस तरीके से शेड्यूल वाइज जो है वो प्रश्न कराए जाते हैं अब की बार मेंस पार सीरीज के माध्यम से। और जो वीकली है वो करंट अफेयर्स आता है और इसी में आरओ को लेकर के भी हम प्लान ला रहे हैं। तो आपको जल्दी ही 1-2 दिन में हिंदी से चीज़ें शुरू होंगी, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। एक मैम है वो पढ़ाएंगी। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति स्पष्ट करें एवं प्रदेश सरकार इसे बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है बताइए। तो सबसे पहले एक छोटी सी आप भूमिका लिखिए कि उत्तर प्रदेश में, और भूमिका में लड़के सोचते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि सर भूमिका में क्या लिखे। तो भूमिका में वही है कि जो आपका की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है? बेसिक शिक्षा। तो इसी को आप जो है 15 से 20 शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिए, यही आपकी भूमिका हो गई। तो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा जो है वो आती है, जिसमें क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब इसमें जो है प्राइमरी और जूनियर, जो आपके बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी जो क्लास 1 से 5 तक और 6 से 8 तक जो जूनियर की क्लासेस होती हैं, उसको जो है वो सम्मिलित किया गया है बेसिक शिक्षा के अंतर्गत। बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय एवं अशासकीय लगभग 2,65,000 विद्यालय जो है वो संचालित हो रहे हैं एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर के परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। ये आपने जो है बेसिक शिक्षा का एक सामान्य परिचय दिया कि भाई बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कैसी शिक्षा है। तो वो क्लास 1 से 8 तक की शिक्षा है, जिसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों सम्मिलित है, पहली चीज़। इसमें 2,65,000 शासकीय और अशासकीय विद्यालय सम्मिलित हैं। तीसरी चीज़, इसमें जो है 1 से 3 किलोमीटर की परिधि के अंतर जो है ये विद्यालय बने हुए हैं, क्योंकि चूँकि छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत दूर तो पढ़ने जा नहीं सकते हैं। तो शिक्षा चूँकि बहुत मूलभूत ज़रूरत होती है व्यक्ति के विकास के लिए, तो इसीलिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रयास करती है कि 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में जो है एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, ताकि बच्चे को 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा जो है यही मिल जाए, मतलब उसके अपने घर के समीप मिल जाए। और इसीलिए यदि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जो ग्राम सभा होती है उसमें एक विद्यालय तो जरूर प्राइमरी स्तर का आपको देखने को मिलेगा। तो यह अच्छी पहल है और जो आप लोगों ने पीटी के लिए पढ़ा है उसी का उपयोग कर दीजिए। देखिए मेंस में ये कैसे भूमिका आपकी बन गई। फिर कुछ डाटा देख लीजिए कि शैक्षिक सत्र 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1,60,00,000 बच्चों का जो है वो नामांकन हुआ। मतलब कितनी बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं यहाँ शिक्षा पा रहे हैं। मतलब ये 2020-21 का आंकड़ा है कि 1,60,00,000 जो है वो विद्यार्थी यहाँ जो है नामांकित हैं बेसिक शिक्षा के माध्यम से। अब आपका जो पहला पार्ट था कि बेसिक शिक्षा के बारे में आपने पूरी जानकारी दे दी। अब दूसरे पार्ट में कहा गया ना कि बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो सुधार पे अभी मत जाइए,
पहले आप चुनौतियों को बताइए, क्योंकि जब तक आप चुनौतियों को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक फिर सुधार को आप कैसे जज कर पाएंगे। तो पहले तो एक पैराग्राफ में जो है आप चुनौतियों को बता दीजिए और इसी तरीके से पॉइंट वाइज। तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा प्रणाली के समक्ष जो है वो चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे पहली जो चुनौती है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव या कमी। जैसे कई सरकारी स्कूलों में उपयुक्त भवन, शौचालय, पेयजल, फर्नीचर और बिजली जैसी सुविधाएं नहीं हैं। भाई अगर कोई विद्यार्थी जा रहा है या शिक्षक जा रहे हैं और वहाँ कायदे से बिल्डिंग ना हो, अगर बिल्डिंग बनी भी हो तो फर्नीचर ही ना हो बैठने के लिए। और अभी भी प्राइमरी स्कूल, बहुत से ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ देखिए जूनियर में तो फिर भी बेंच अवेलेबल हो गई है क्लास 6 से 8 तक, लेकिन अभी प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है वो ज़मीन पे ही दरी पर बैठते हैं। तो ये एक तरीके से सरकार की कमी है, यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। फिर पेयजल, मतलब वहाँ पानी की सुविधा होनी चाहिए। और फिर फर्नीचर, और सबसे अनिवार्य कि बिजली। भाई अगर इस गर्मी में, अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, उसके बाद गर्मी में क्लासेस लेना चाहे टीचर के लिए या विद्यार्थियों के लिए कितना कष्टकर होता है। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कमी है, एक बड़ी चुनौती है। दूसरा जो है कम शिक्षण की जो है गुणवत्ता। अब कम शिक्षण की गुणवत्ता कैसे है कि शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति। पहली बात तो जो शिक्षक है वो रेगुलर जो है वो विद्यालय में उपस्थित ही नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर बायोमेट्रिक है या जो भी चीज़ें हैं, कहाँ ये लोग लगने दिए। जो शिक्षक लोग हैं उन्होंने विरोध करके उसको हटा दिया कि मतलब अंगूठे से चीज़ें नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ ये लोग करते क्या है, मतलब जो हमारे शिक्षक स्टूडेंट होंगे उसको माइंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत गंभीर जिम्मेदारी है जो बच्चों को एजुकेट करने की। और आप लोग अपना बेस्ट दीजिए। देखिए आपकी भी समस्या है, उसको भी हम समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने एंड से करिए और सरकार अपने एंड से करे, क्योंकि यहाँ तो कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। जब तक सरकार या शिक्षक दोनों अपना बेस्ट नहीं देंगे तब तक इस प्रतिस्पर्धा के समय में, इस वैश्वीकरण के समय में आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे। और यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है तो फिर तो जीवन कितना अंधकार में है ये तो हम आप समझ सकते हैं। और वर्तमान में आप कुछ मत दीजिए, केवल बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे दीजिए, विश्वास मानिए वो सब कुछ पा लेगा, मतलब सब कुछ पा जाएगा जीवन में। और अगर आप सब कुछ दे दीजिए, शिक्षा नहीं दीजिए, तो फिर उसकी सारी चीज़ें निरर्थक हो गई। उन्हें कई अन्य कार्यों में लगाया जाना। देखिए एक तो आप लोग लापरवाही करते हैं, शिक्षक जो होते हैं वो अनियमित होते हैं, एक समझौता कर लेते हैं कि आज आप चले जाइएगा कल हम चले जाएंगे, और रजिस्टर पे दस्तखत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कर लेंगे, छोड़ दीजिएगा। और कभी अगर खुदा न खास्ता ABS से अगर पहुंच भी गए तो वही है कि उनका कुछ शुल्क निर्धारित होता है, वो ले लेते हैं और वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन ये हर ABSA के ऊपर ये चीज़ें नहीं होती, बहुत अच्छे अच्छे भी ABSA जो कार्रवाई करते हैं और जनरली कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन अब ये नहीं है कि 2-4 मिनट लेट हुआ तो आप जा करके मतलब सस्पेंड कर दीजिए। देखिए शिक्षक है, दूर से आते जाते हैं, 2-4 मिनट 10 मिनट तक की चीज़ें चलती हैं, उसको आप लोग कंसीडर मत करिए, बाकी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सख्त रहिए। अब शिक्षकों के साथ एक समस्या है कि इनको जो है अन्य कार्यों में लगाया जाता है। भाई अभी चुनाव ड्यूटी होगी तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन होंगे, यही जो प्राइमरी बेसिक के शिक्षक हैं। इनको पीठाधीन जो उसमें बना होता है वो बना दिया जाता है। और समझ लीजिए कि वो पूरा 1 हफ्ता 10 दिन पूरा उसी में डिस्टर्ब रहते हैं। फिर और भी तमाम गतिविधियों में इनको संलिप्त करा दिया जाता है। जनगणना हो रही है, निर्वाचन का जो कार्ड बन रहा है BLO ड्यूटी में लगा दिया जाता है। तो ये शिक्षकों के साथ भी जो है सरकारें जो है वो अलग कार्यों में चूंकि जब लगाएंगी तो शिक्षण काम जो है प्रभावित होगा ही होगा। फिर पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ, क्योंकि अभी आप एक बड़ा अंतर देख रहे होंगे जो सरकारी स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में देखिए कि कितना ज़्यादा नवोन्मेषण पे जो है वो ध्यान दिया जाता है, मतलब वहाँ नई नई चीज़ों को सिखाया जाता है, नए नए तरीके से सिखाया जाता है। और जो बेसिक शिक्षा जो उत्तर प्रदेश की है वहाँ क्या है कि टीचर अभी इस दिशा में बहुत सकारात्मक प्रयास करते दिख नहीं रहे हैं। देखिए सरकारें तो प्रयास यहाँ करती हैं, तमाम जो है वो
एक्टिविटीज़ का संचालन होता है, लेकिन टीचर जो है उस तरीके का पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसीलिए उस लेवल की जो है ये प्रतिस्पर्धा बना नहीं पाते। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा जो थोड़ा सा भी जिनकी स्थिति अच्छी होती है वो प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता, जबकि प्राइमरी स्कूल में देखा जाए तो योग्य शिक्षक बहुत होते हैं। सोचिए, वो कंपटीशन से जाते हैं। अब तो वो समय नहीं रह गया पहले वाली, अब तो बहुत योग्य शिक्षक हैं, और इतने योग्य शिक्षक हैं कि आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि अभी हमारे पास जो मुख्य परीक्षा बैच है उसमें 50% जो स्टूडेंट इस बार मेंस लिख रहे हैं उसमें शिक्षक हैं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। अगर प्राइमरी स्कूल के मास्टर इतने बड़े पैमाने पे यूपी पीसीएस का पीटी पास कर रहे हैं तो उनकी योग्यता में तो कमी नहीं है, लेकिन वो यहाँ एफर्ट नहीं लगाना चाहते। क्यों नहीं लगाना चाहते? क्योंकि यहाँ जॉब सिक्योरिटी है। उनको लगता है कि अब तो सरकारी नौकरी पा ही गए हैं, और सब ऐसे हमाम में सब ऐसे, अगर हम बहुत अच्छा एक दो प्रयास भी कर लेंगे, सब मस्ती कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी कर लें। तो ये चीज़ें, उसी जगह अगर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षक होता है वो सैलरी बहुत कम पाता है, वो इनसे योग्य भी कम होता है, लेकिन चूंकि उसको अपना 100% देना होता है तो इतना जूझता है बच्चों के साथ में कि उसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा निकल के आ जाता है इनकी तुलना में। तो ये चीज़ें हो गई। और संसाधनों की कमी के कारण छात्रों की गणित, अंग्रेजी एवं भाषा दक्षता जो है वो कमज़ोर बनी हुई है। मतलब इसकी कहानी हम ये बता रहे हैं कि हमारे कुछ फ्रेंड हैं जो ABS से हैं या BS से हैं, तो कभी उनके साथ हम रहते हैं तो विद्यालय पे चले जाते हैं, तो मैंने वहाँ देखा है कि जो जूनियर के बच्चे हैं वो कायदे से इंग्लिश में कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, हिंदी कायदे से लिख नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर वो 10 लाइन लिख रहे हैं तो उसमें 10 गलतियां हो रही हैं, और मैथ की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये सारी सीमाएं हैं, तो इस पे भी काम करने की ज़रूरत होगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, संस्थान के द्वारा 2 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एक तो अब की बार मेंस पर और दूसरा शून्य से शिखर बैच। दोनों जो है आपके मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है। ये जो बैच है अब की बार मेंस पर, ये टारगेटेड बैच है उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, वो इससे जुड़े। यहाँ प्रत्येक पेपर से डेली प्रश्न कराए जाते हैं, विथ मॉडल आंसर दिए जाते हैं, उनकी कॉपी चेक हो जाती है। और जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो संस्थान का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक पेपर से, प्रत्येक टॉपिक से कम आपको 500 प्रश्न ऐसे दिए जाएं कि जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। सेम प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाती है, बस यहाँ प्रश्न का अंतर होता है। यहाँ जो है 6 से 8 प्रश्न डेली दिए जाते हैं, और यहाँ जो है 2 से 4 प्रश्न दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो बैच है शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों को टारगेट करता है जिनका उद्देश्य आगामी प्रीलिम्स की परीक्षा है, या जो आगामी जो है 2025 का पीटी या मेंस लिख रहे हैं, तो उनके पास समय, वो आराम से अपनी तैयारी को करते रहें। और विश्वास मानिए, जब भी आप इस क्षेत्र में आइए यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी में, तो सबसे पहले आप मुख्य परीक्षा को तैयार करिए, क्योंकि मुख्य ही मुख्य है, बाकी सब गौड़ है। जब तक आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं बेहतर कर लेंगे, तब तक यदि आप बहुत परिश्रम करके पीटी पास भी कर लिए तो उस पीटी का कोई मतलब नहीं है। 2 महीने 3 महीने के बाद मेंस फेल कर जाएंगे और फिर आप वहीं 0 पे आके रह जाएंगे। तो वो वाली स्थिति में मत रहिए कि पीटी पास करते रहिए, मुख्य परीक्षा फेल करते रहिए। उससे तो कोई बड़ा गुणात्मक परिवर्तन तो आपके जीवन में नहीं होगा, सिवाय एक उपलब्धि के कि बस पीटी चैंपियन आप हैं। तो पीटी चैंपियन बन करके तो कुछ होना नहीं है, तो पीटी चैंपियन मत बनिए। भले 1-2 बार पीटी आप फेल करिए, लेकिन विश्वास मानिए जब पीटी पास हो जाइए तो फाइनल सिलेक्शन लेके निकलिए। यही रणनीति होनी चाहिए, और इसके लिए ये बैच बहुत फ्रूटफुल है। यहाँ भी जो है डेली आपको आंसर दिए जाते हैं, डेली मार्किंग होती है। इस तरीके से जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है। अगर आपका 1 नंबर, आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है पूरा लिखा जाता है कमेंट करके, और फिर जो है मॉडल आंसर दिया जाता है। तो नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप लोग उससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। चलिए अब आते हैं अपने बेसिक शिक्षा की स्थिति पर उत्तर प्रदेश में। तो पीछे तो मैंने दिखाया कि भाई टीचरों की भूमिका क्या है, फिर आधारभूत संरचनाओं की जो कमी है वो तो हो गई। अब अगली जो सीमाएं हैं कि छात्रों का उच्च ड्रॉप आउट दर, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है परीक्षा को, मतलब परीक्षा क्या, मतलब क्लास को ही छोड़ देते हैं। मतलब 1-2 साल पढ़े उसके बाद घर बैठ गए। तो इसका कारण क्या है कि गरीबी, बाल श्रम, बाल विवाह, माता पिता की शिक्षा के कारण
कई बच्चे, विशेष रूप से लड़कियां जो है बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। देखिए बॉयज़ तो फिर भी कुछ पढ़ लेते हैं, गर्ल्स के साथ समस्या ये होती है कि जो है माता पिता को लेकर, पहली बात तो इनको लेकर के एक डर है समाज में कि भाई बेटी ये बाहर जा रही है, कहीं कुछ समस्या हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विद्यालय में अगर शौचालय नहीं रहेगा तो महिलाओं के लिए या बेटियों के लिए तो और ज़्यादा समस्या रहेगी। फिर जो माता पिता का एक अप्रोच होता है कि बिटिया तो पराया धन होती है, इसको तो पराये घर जाना है, तो इसके एजुकेशन पे क्या ही खर्चा करना है। अभी यहाँ जो है जो पैसा एजुकेशन पे खर्चा करेंगे वो हम दहेज के लिए बचा के रखते हैं। लेकिन हम उन माँ बाप से ये कहना चाहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से कि मत दहेज इकट्ठा करिए, आप अपने बेटी को जो है वो सक्षम बनाइए, वो पढ़ लिख लेगी, किसी लायक बन जाएगी तो आपको दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना तो आपको लड़का खोजने की ज़रूरत पड़ेगी। 10 अच्छे रिश्ते आपके घर खुद आएंगे जब आपकी बिटिया आत्मनिर्भर रहेगी। तो बिटिया को आत्मनिर्भर बनाइए। और वैसे भी अगर बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी, बेटियां शिक्षित होंगी तो उससे पूरा परिवार शिक्षित होगा। जब पूरा परिवार शिक्षित होगा तो देश समाज शिक्षित होगा। तो महिलाओं की, बेटियों की बड़ी भूमिका है, उनको तो और ज़्यादा शिक्षा में लाना चाहिए। और विश्वास मानिए कि आप अगर पेरेंट हैं, आपके पास 2 बेटे 2 बेटियां हैं, आप बेटियों पे इन्वेस्ट करके देखिए, बेटियां आपको निराश नहीं करेंगी। हम लोग खुद इस फील्ड में हैं। जब आंसर राइटिंग, जब कभी टेस्ट हम लोग करवाते हैं, अगर हमारे बैच में 150 बच्चे 200 बच्चे हैं और इतने बच्चे होते ही हैं, तो कह तो रहे हैं कि अगर बेटियों की संख्या भले कम है, अगर 200 स्टूडेंट में देखा जाए तो 150 जो है वो लड़के हैं और 50 ही लड़कियां हैं। लेकिन टेस्ट में देखेंगे तो 50 में यहाँ 40 मिलेंगी और यहाँ 150 में भी 40 नहीं मिलेंगे। मतलब ये रेशियो आपको मिलेगा परिश्रम का। मतलब अगर ये आ रही हैं पढ़ने तो अपने फादर का पैसा पूरा वसूल करती हैं और ये सेलेक्ट होके भी जा रहे हैं, और बॉयज़ तो जो है वो राजा बाबू बन के रह जा रहे हैं। तो इसलिए बेटी को खूब पढ़ाइए। और देखिए लड़के जो होंगे वो गुस्साएंगे नहीं कि सर हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, और ये वास्तविकता है। आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे और आप लोगों को भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं रहा कि लड़कियां जो है वो जॉब करेंगी बाहर और आप घर में जो है वो चूल्हा चौकी बर्तन वाला जो काम करेंगे। मतलब वो रिवर्स हो जाएगा। जो अभी कुछ समय पहले तक चीज़ें हो रही थी, अब परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी परिवर्तन ये है कि दोनों लोग मिल के करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि लड़कियां पूरा बाहर की चीज़ें संभालेंगी और जो लड़के हैं वो घर वाली स्थिति में रहेंगे। तो इससे यदि बचना है तो हार्ड वर्क करिए। चलिए थोड़ा सा विषेत्तर हुआ, लेकिन चलिए क्लास है, कभी कभी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और ये आप इसका जो प्रयोग है आप ऐसे में करिएगा जब भी ऐसे लिखने को आएगा, या इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। फिर तकनीकी शिक्षा और डिजिटल संसाधनों की कमी। ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग टूल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो है वो सीमित होना है। मतलब जहाँ कायदे से देखा जाए बिजली नहीं पहुँच पा रही, पंखा तो चल नहीं रहा विद्यालय में, तो इंटरनेट और स्मार्ट बोर्ड की तो परिकल्पना ही बेकार है। और वो शहर के तो विद्यालय में आपको ये चीज़ें दिख भी जाएंगी। जो दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय है वो इन सुविधाओं से पूरी तरीके से वंचित हैं। तो अगर, और आज का जो समय है वो सोचिए कि भाई डिजिटल बोर्ड की कितनी महत्वता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने का तरीका एकदम बदल जाता है। आप बहुत सी चीज़ों को दिखा सकते हैं, मैप दिखा सकते हैं, पाई चार्ट डायग्राम बना के चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो यहाँ अवसर ज़्यादा हैं और वो इंटरनेट से जुड़ा रहेगा तो और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यही है। तो इतनी सारी जो है वो चुनौतियाँ हैं। अब इन चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है? तो सबसे पहला समाधान जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2025 में, जो मतलब जो अभी हाल ही में 2 महीना पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें जो है 2025-26 के लिए शिक्षा पर 13%, मतलब कितना बड़ा अमाउंट अपनी मतलब आय का जो है प्रदेश सरकार शिक्षा पे खर्चा कर रही है। मतलब 1,06,000 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया गया है। अब यहाँ भी एक संशय है कि भाई इस जो धन का वो समुचित उपयोग बस हो जाए, और वैसे भी इसका होना चाहिए। देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब के धन में जो है वो अगर कायदे से होगा तो उसका जो है वो आउटपुट और बेहतरीन होगा।
लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी तो चीज़ें फिर वही ढाक के तीन पात। तो इससे संबंधित जो अधिकारी हैं वो भाई थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे आपके जो फ्यूचर की बात है। अगर आप प्रेजेंट में थोड़ा सा बेहतर भी कर लेंगे, फ्यूचर गड़बड़ हो गया तब तो सब बेकार हो गया। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग सावधानी और ईमानदारी सब बरतिएगा। मिशन प्रेरणा यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है, जिसके तहत, अब देखिए मिशन प्रेरणा को थोड़ा सा हम विस्तार से बताए हैं, और विस्तार से बताने के पीछे का एक उद्देश्य ये है कि हो सकता है कि 8 अंकों में जो है इसी से प्रश्न पूछ ले, क्योंकि जो 12 अंक के प्रश्न होते हैं वो विस्तार से होते हैं, थोड़ा सा उनको आपको ज़्यादा शब्दों में लिखना होता है, मतलब 200 शब्दों में। जो 8 अंक के प्रश्न होते हैं वो 125 शब्दों में लिखना होता है। तो बहुत संभावना कि मिशन प्रेरणा पे ही प्रश्न बन जाए। तो देखिए सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं। अगर मिशन प्रेरणा पे नहीं आया, पूरे बेसिक शिक्षा पे आया, तो बस मिशन प्रेरणा के बारे में थोड़ा सा बता करके लिख करके निकल गए। और अगर इसी पे आ गया तो आपके पास ये 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इतना भी जानते रहेंगे तो आप 8 अंक का जो है वो प्रश्न कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला है मिशन प्रेरणा के तहत कि विषय आधारित क्षमता के आधार पर बच्चों हेतु लर्निंग आउटकम के लिए प्रेरणा जो है वो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मतलब इसमें जो है एक गोल टारगेट दिया जाता है और बच्चों से उम्मीद की जाती है कि आप जो है यहाँ तक एटलीस्ट पहुँचे, या अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कुछ कम रहे लेकिन रहे। और वाकई में जब तक टारगेटेड कोई चीज़ नहीं होती है तब तक उसकी स्थिति का सही से मूल्यांकन जो है वो नहीं किया जा सकता। फिर विद्यालय परिसर एवं कक्षाओं को जो है वो आकर्षक एवं संपूर्ण कला सामग्री से समृद्ध बनाया जाना, कि मतलब जो क्लासरूम है उसको सारे सुख सुविधाओं से, मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हैं, स्मार्ट बोर्ड है, फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे जोड़ा जाए, मतलब आकर्षक बनाया जाए। और शिक्षण कार्य हेतु दैनिक पाठ्य योजना के आधार पर शिक्षकों को डायरी एवं कैलेंडर जो है वो उपलब्ध कराया जाए। मतलब इसके तहत जो है विद्यार्थियों से ही नहीं, शिक्षकों से भी ये उम्मीद की जाती है कि आप जो एक मतलब डेली का टाइम टेबल बनाइए, कि आप डेली जो है अध्ययन को क्या क्या किस किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा ही नहीं रहे हैं उसका जो है रिजल्ट कितना आ रहा है, ये भी चीज़ें हैं। बच्चों को पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए NCERT की पुस्तकें जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब मिशन प्रेरणा के तहत, चूंकि आप लोग जान रहे होंगे कि जो NCERT की पुस्तकें होती हैं वो कितनी शानदार तरीके से उसकी प्रस्तुतिकरण होती है। मतलब अगर बच्चा उसमें पढ़े तो उसमें रोचकता भी दिखती है, कि मतलब आओ करके देखें, तो उसमें रहता नहीं कि वो बना करके थोड़ा सा फिगर उगर बना करके, तो वो आकर्षक होता है, बच्चों को अट्रैक्ट करता है और बच्चे उससे आसानी से सीखते भी। तो इसके तहत जो है मिशन प्रेरणा के तहत जो है NCERT की बुक भी जो है अवेलेबल कराई जा रही है। फिर क्लास 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का प्रत्येक 3 महीने पे जो है वो टेस्ट भी आयोजित किया जा रहा है। मतलब जो वार्षिक और एनुअल जो एग्जाम होते हैं वो तो होते ही होते हैं, प्रत्येक 3 महीने पे जो है टेस्ट का भी आयोजन होगा मिशन प्रेरणा के तहत। और इसमें जो है न केवल बच्चों का परफॉर्मेंस देखा जाएगा बल्कि शिक्षकों का भी परफॉर्मेंस दिखेगा, कि भाई जिस क्लास टीचर के बच्चे जो है वो फेल करेंगे या परफॉर्मेंस खराब रहेगा तो वो टीचर भी उसके दायरे में आएंगे कि भाई आप किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चा जो है वो अच्छा कर नहीं पा रहा है। तो ये मिशन प्रेरणा के तहत प्रयास है, और मैंने इसीलिए इसको विस्तार से बताया कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कहीं इसी पे ना 8 नंबर पे आयोग प्रश्न पूछ ले। अगला है ऑपरेशन कायाकल्प योजना। प्राथमिक क्योंकि पीछे जो है ऑपरेशन कायाकल्प पे आयोग जो है वो पूछ चुका है, तो आयोग अगर पूछा है तो फिर मिशन प्रेरणा एक बनता है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर सरकारी विद्यालयों में अवसंरचनात्मक विकास जैसे ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, भवन आदि के नवीनीकरण का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? कायाकल्प के द्वारा। और यदि आप कायाकल्प शब्द को पकड़ पा रहे होंगे तो जान ही रहे होंगे कि मतलब किसी भी व्यवस्था की जो है काया पलट देना, मतलब कायाकल्प कर देना, मतलब एक तरीके से नई नई चीज़ों का समावेश करना। तो ये हो गया। फिर स्कूल चलो अभियान का संचालन। यह पहल प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर को जो है वो कम करने के लिए शुरू की गई है।
अगला जो महत्वपूर्ण है कि बाल श्रमिक विद्या योजना, और शिक्षा हेतु बालकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह और बालिकाओं को जो 1,200 रुपये प्रतिमाह की जो है वो सहायता दी जा रही है। किन बच्चों को? बाल श्रमिक विद्या योजना, मतलब वो श्रमिक जो वो बच्चे जो किसी श्रम कार्य में लगे हुए हैं, तो उनको वहाँ से हटा करके इस छात्रवृत्ति के माध्यम से उनको एजुकेशन की चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फिर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत गोरखपुर में जो है विशेष शिक्षा क्षेत्र की जो है स्थापना की गई है। देखिए अभी तक जो है आप विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात सुनते रहे होंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात, तो उसी के तर्ज पे अब नई शिक्षा 2020 के तहत गोरखपुर में जो है विशेष शिक्षा क्षेत्र को जो है वो डेवलप करने की बात हो रही है। फिर अगला जो है इसमें निपुण भारत मिशन। देखिए आप लोग को लग रहा होगा सर 12 अंक का प्रश्न है, कुछ लंबा हो रहा है। यहाँ लंबा इसलिए हम करा दे रहे हैं ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बताएंगे तो मुख्य परीक्षा में आप जो है वो करने में सहज रहेंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं लिखते हैं तो वहाँ आपको पॉइंट ही नहीं मिलता, और अगर पॉइंट ही नहीं मिल रहा है तब आप फिर उलझुल चीज़ें लिख करके आएंगे या आपका प्रश्न छूटेगा। तो आपको खूब पॉइंट दे रहे हैं, अगर यहाँ से 4-5-6 पॉइंट भी लिख करके आ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर पाएंगे। तो निपुण भारत इसके द्वारा समझ के साथ पढ़ने एवं सीखने के बेहतर परिणामों को प्राप्त करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। और अगला जो है कि मुफ्त जो है वो पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त किताबें, बैग, ड्रेस और छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जा रही है। ये प्रदेश सरकार के जो बेसिक जो विद्यालय हैं जूनियर तक 1 से लेकर के 8 तक, तो आप वहाँ इस चीज़ों को देख भी रहे होंगे। और चूँकि हमारे घर में भी हमारी भाभी लोग टीचर हैं, तो हम तो खैर अच्छे से जानते हैं कि वाकई में ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि कागज़ पे है, ये दी जा रही हैं। वो अलग बात है कि इनकी गुणवत्ता थोड़ा सा ख़राब होती है, इसमें भी कमीशन खोरी हो जाती है, कई कारण होते हैं। इसीलिए सरकार कहती है कि अब जो है वो हम पेरेंट्स को ही देंगे, वही जो है अपने बच्चों के लिए खरीदें। लेकिन पेरेंट्स भी क्या करें, इसमें भी कुछ पैसा बचा लेते हैं। और वो क्यों बचा लेते हैं? कुछ तो उनकी मजबूरी भी रहती है, भाई गरीबी इतना ज़्यादा है तो सोचते हैं किसी से कुछ घर का भी खर्चा चल जाए। और कुछ पेरेंट्स जो है भाई वो दूसरे नशा पत्ती में खर्चा कर देते हैं, तो वो अलग मैटर हो गया। लेकिन सरकार गंभीर प्रयास कर रही, ये तो श्योर है। फिर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, जैसे ई पाठशाला, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं एवं डिजिटल लर्निंग को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप जो ई पाठशाला और दीक्षा ऐप की भी जो है वो बात कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल ऐप के माध्यम से जो शिक्षा की बात हो रही है। इस तरह केंद्र सरकार के सहयोग से इसी तरह मतलब ये सब तो चीज़ें हो ही रही हैं। केंद्र सरकार की भी तमाम प्रयास हो रहे हैं, जैसे मिड डे मील योजना, पीएम श्री स्कूल योजना, साक्षर भारत योजना के तहत भी इस दिशा में जो है वो उल्लेखनीय प्रयास हो रहे हैं। मतलब राज्य सरकार तो गंभीर है ही है, लेकिन केंद्र सरकार भी, चूँकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय होता है, तो यहाँ जो है केंद्र सरकार भी प्रयास अपने स्तर से करती रहती है। और वही आप यहाँ दिखा रहे हैं कि मिड डे मील योजना, पीएम श्री योजना और साक्षर भारत योजना के तहत भी जो है वो कार्य हो रहा है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और इस प्रश्न के माध्यम से आप थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन की जो संरचना है उसके बारे में आपने जाना, उसकी चुनौतियाँ क्या हैं और उन चुनौतियों के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है उसने आपको देखा। ये कुछ लिंक्स है, इससे तो ज़रूर आप लोग जुड़िए। ये हमारा टेलीग्राम है, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF, साथ ही साथ यहाँ डेली आपको करंट अफेयर्स की चीज़ें या कोई भी सूचना आती है सबसे पहले यहीं दी जाती है। मतलब ये आपका हमसे 24 घंटा जुड़ने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है, तो आप लोग इससे तो ज़रूर जुड़े। साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल हैं यूट्यूब के, एक तो समृद्धि IAS का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यहाँ बहुत से कंटेंट पढ़े हुए हैं और भविष्य में यहाँ डेली कंटेंट पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए RO को लेकर के हमारा प्रोग्राम चलने वाला है, तो इस सबसे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। और अधिक जानकारी के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं,
चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।